ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी के कि किस प्रकार से स्पीशीज जो है अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। आज हम लोग जो कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर हर स्पीशीज की इम्पोर्टेंस क्या है, हर स्पीशीज अपने आप में क्यों ज़रूरी है। हम जानते हैं कि एक इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है। अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में किया भी है कि फंक्शनल यूनिट है। इसके अंदर जो है स्पीशीज इंटरलिंक्ड होती हैं, एक दूसरे के लिए ज़रूरी होती हैं, वो इंटरलिंक्ड हैं, इंटरडिपेंड भी हैं कि वो फूड के लिए वो प्रोटेक्शन के लिए और सभी दूसरी चीज़ों के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हर स्पीशीज़ अपने आप में एक इम्पोर्टेंसी रखती है, क्योंकि एक इकोसिस्टम में जब तक स्पीशीज रिचनेस नहीं होगी, ओके हमने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप भी किया, वहाँ पर भी हमने देखा कि अलग अलग जो स्पीशीज है वो अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस रखती है। एक इकोसिस्टम में हर स्पीशीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखते हैं कि एक जंगल है, एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर जो लायन भी है और वहाँ पर रैबिट भी हैं, डियर भी हैं, ग्रास भी है और सभी अलग अलग टाइप के जितने भी एनिमल और प्लांट्स हैं, उसमें से अगर कोई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती है, अगर कहीं पर गायब हो जाती है, तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है किसी इकोसिस्टम पर पड़ता है। ओके, जो हम लोग यहाँ पर मेनली डिस्कस कर रहे हैं कि हुआ क्या है, हुआ ये है कि बहुत सारे जो स्पीशीज हैं, जैसे कि हमने विदिन हम लोग इस चीज़ को नहीं ध्यान में देते कि बहुत सारे स्पीशीज, जैसे अगर हम कहें मॉस्किटो भी तो जो है हमारे लिए क्या काम का है। मॉस्किटो जो है आप लोग देखते हैं कि डेंगू फैला रहा है या मलेरिया फैला रहा है, इसलिए मॉस्किटो को तो नहीं होना चाहिए। बट इवन अगर मॉस्किटो की बात करें तो कुछ एक जो मॉस्किटो की स्पीशीज है जो डिजीज़ करते हैं, और डिजीज़ भी ज़रूरी है नेचर के एस्पेक्ट से, हमारे एस्पेक्ट से नहीं, नेचर के एस्पेक्ट से वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी स्पीशीज हैं जो एक इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और वो जो इम्पोर्टेंस है वो अगर हम लोग कहें कि किसी भी एक इकोसिस्टम के लिए किसी भी स्पीशीज का अलग अलग, इवन हम लोग देखते हैं कि एक इकोसिस्टम है, अगर सपोज कीजिए कि उसमें रैबिट नहीं है तो जो प्रीडेटर हैं वो जो है डियर को खाने लग जाएंगे, या फिर हम देखते हैं कि ग्रास ख़त्म हो गई तो दूसरे जो है पेड़ों को, जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट की दूसरी स्पीशीज को खाने लग जाएंगे। ऐसा अल्टरनेट सोल्यूशन जो नेचर निकालती है। बट यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी, अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज का होना किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास एक जो साइंटिस्ट है हमारे पास, सैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पाउल एलरिच, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। ओके, इकोलॉजिस्ट जो हैं पॉल रिच, इन्होंने रेविट पोपर हाइपोथेसिस दिया जो कि स्पीशीज के रिलेशनशिप को शो करता है। इन्होंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ,
ओके, ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि दिस इज द व्हाट इज दिस इज द एरोप्लेन। ये एरोप्लेन दिख रहा है। इन्होंने एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए एक एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन के अंदर जो है बहुत सारे लोग बैठे हैं और हर पर्सन जब वो उतरता है तो एक एक वोल्ट, ठीक है, उसको रिवेट, वर्ड जो है यहाँ पर रिवेट, वोल्ट जो कि किसी न किसी पार्ट्स को जोड़ता है उसको निकाल कर लेता जाए, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि जो लोग सीट पर बैठे हैं वो वहाँ से सीट के जो वोल्ट हैं, रिवेट हैं, वो निकाल कर ले जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सीट थोड़ी सी हिलेगी या वो सीट बैठने लायक नहीं रहेगी, बट काम चलता जाएगा। पर धीरे धीरे जो है दूसरे भी जो पैसेंजर हैं वो अलग अलग वोल्ट को और निकालते जाएंगे और निकालते जाएंगे। ऐसा अगर होता जाता है, इवन उसके बाद में क्या होता है कि हो सकता है कि एक ऐसा रिवेट भी निकले, ऐसा वोल्ट भी निकले जो कि इसके इंजन से या फिर फैन से या उससे रिलेट हो, और जिससे क्या कि पूरी फ्लाइट डिस्टर्ब होती हो। पूरी फ्लाइट डिस्टर्ब करने का मतलब ये पूरा जो प्लेन है फिर उड़ने के लायक नहीं रहेगा, या आप कह सकते हैं अगर ये उड़ रहा है और उड़ते वक्त इसके रिवेट्स अलग किए जाते हैं तो वो क्रिटिकल रिवेट्स ऐसा होगा कि जिसके निकलने से पूरा प्लेन जो है वो गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ा जाएगा मतलब कि एक पूरा प्लेन जो है उसके अंदर जो पैसेंजर मिल रहे हैं वो भी, उनकी भी लाइफ खतरे में रहेगी, और बाकी जो है इवन हम कह सकते हैं कि पूरा प्लेन ही डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। जो उसका अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें, उसी को ही रिलेट किया है पॉल एनरिच ने रिवेट-पोपर हाइपोथेसिस में। उसने कहा कि सपोज कीजिए कि हम लोग, ये जो प्लेन है एक इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, और उसके जो रिवेट्स हैं वो कनेक्शन हैं, कनेक्टिव स्पीसीज हैं। हो सकता है कि बड़ी स्पीसीज जो हैं छोटी स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने से बड़ी स्पीसीज के लाइफ साइकिल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, पर धीरे धीरे अगर एक एक स्पीसीज वहाँ से गायब होती जाएंगी, अलग होती जाएंगी, तो एक ऐसा वक्त भी आएगा जब पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे टाइगर है या लायन है किसी भी एक इकोसिस्टम के अंदर, दैट डिपेंड ऑन द स्पीशीज ऑफ द डियर। ओके, तो जैसे कि वो डियर वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उसके बाद क्या होगा, हो सकता है कि वो अल्टरनेट सोर्स वहाँ पर सोच लें। अल्टरनेट सोर्स क्या हो सकते हैं, काव हो सकती है, बफेलोज हो सकते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर जंगली बफेलो वगैरह जो भी हैं, या फिर रैबिट हो सकते हैं या अदर। उन्होंने अल्टरनेट सॉल्यूशन कर लिया, बट अगर धीरे से वो भी वहाँ से होते गए, फिर उसके बाद अल्टरनेट, बट एक कंडीशंस ऐसी आएगी कि उस स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और वो इकोसिस्टम जो है डिस्ट्रॉयड ही हो जाएगा। अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इवन ईच स्पीशीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एन इकोसिस्टम। ओके, दे हैविंग इवन स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर एन इकोसिस्टम, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ डायरेक्टली शो होती हैं, कुछ इनडायरेक्टली जो कि रिलेटेड है, बट उनके एक्सटिंक्शन से या उनके नहीं रहने से उस इकोसिस्टम की लाइफ साइकिल पर, उस इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास रिवेट-पोपर हाइपोथेसिस कहलाती है। तो जो उन्होंने एयरप्लेन के एग्जाम्पल से इन्हें समझाया, तो ये है हमारे पास। इवन बहुत सारे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी स्पीशीज, जैसे हम लोगों ने कहा कि अगर हमें स्पीशीज काउंटिंग भी करनी है तो इंसेक्ट वहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, और हर स्पीशीज का एक अपना रोल है। अगर इंसेक्ट्स हैं तो बहुत सारा पोलिनेशन जो है इंसेक्ट के जरिए होता है। अगर पोलिनेशन नहीं हुआ तो बहुत सारे प्लांट्स की स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे उनका रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उनका रिप्रोडक्शन अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो वो अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली दे वुड बी डिसअपियर। और इसी का ही रीजन रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे इन स्पीशीज या नेचर क्लाइमेट या हमारे ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण धीरे धीरे ये स्पीशीज क्या होने लगी हैं, कम होने लगी हैं, और कम होने से
वो एक्सटिंक्ट भी होने लगी हैं, एक्सटिंक्शन। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, एक्सटिंक्शन। ओके, ओके, यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ एक्सटिंक्शन। व्हाट डज मीन ऑफ द एक्सटिंक्शन? ओके, अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में कहूँ तो दिस इज द परमानेंटल डिसअपियर ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम द अर्थ दैट कॉल्ड द एक्सटिंक्शन। अगर किसी भी स्पीशीज का परमानेंटली डिसअपियर हो जाना अर्थ से एक्सटिंक्शन कहलाता है, और वो जो है नेचर के लिए किसी भी फॉर्म में बेनिफिशियल नहीं है। ओके, तो इसमें जो है अगर हम देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नेचर के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। इसमें हमारे पास कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं स्पीशीज़, या एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं। जो एक्सटिंक्शन के पास होते हैं उन्हें बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज़। और जो एक्सटिंक्शन में है, या हम कह सकते हैं दैट एंडेंजर्ड स्पीशीज, दैट स्पीशीज विच आर ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ द एक्सटिंक्शन। ओके, तो ऐसी स्पीशीज को ऐसी स्पीशीज के डाटा को एक बुक में रखा जाता है, उसे बोला जाता है रेड डाटा बुक। ओके, रेड डाटा बुक। इसमें जो है दैट आर species which are close to the extinction or close to the extinction, और they are permanently disappear, extinct हो चुकी हैं या पास हैं, दोनों ही रखी जाती हैं। अब इसमें से एक जो इनकी लिस्ट होती है उसे हम जो है रेड डाटा लिस्ट भी बोल देते हैं, रेड डाटा लिस्ट। ओके, तो ये हमारे पास है रेड डाटा लिस्ट। अगर देखा जाए तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 2004, अकॉर्डिंग 2004 आप देख सकते हैं कि लगभग 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये डाटा देखिए आप लोग, NCERT डाटा है ये। कितना है? 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें से हमारे पास है 338 जो है 338, 359 और 87। ये हमारे पास है वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और ये प्लांट। टू 284 स्पीशीज एक्सटिंक्ट, जिसमें 338 जो है वर्टिब्रेट्स के हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 जो है प्लांट की स्पीशीज हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और आप देखेंगे कि ये जो डाटा है वो लगभग लास्ट 500 जो साल हैं, 500 ईयर है, लास्ट 500 ईयर्स उसका डाटा है। तो ये एक बहुत सोचने की, 500 साल कुछ ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। और इतनी बड़ी स्पीशीज, इतनी स्पीशीज का एक्सटिंक्ट होना, उसमें से कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे कि दैट इज डोडो। ओके, डोडो स्पीशीज ये मॉरिशस की है। क्वागा, ये अफ्रीका की है। स्टेलर सी काउ, ये रशिया की है।
ओके, और ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि रिसेंटली हुए हैं और आप देख सकते हैं कि 27 स्पीशीज जो लास्ट 20 ईयर के अंदर डिसअपियर हो गई हैं। यानी 27 स्पीशीज 20 साल हम लोगों ने खुद देखे हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं है या बहुत लंबा टाइम नहीं है। यानी आप देखिए कि 20 ईयर्स लगभग जो है एक स्पीशीज हर साल डिसअपियर हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा मैटर है, एक बहुत बड़ी सोचने की चीज़ है। और जो है धीरे धीरे ये एक्सटिंक्शन है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये एक्सटिंक्शन बहुत टाइम से, जैसे कि अगर हम देखें कि एक्सटिंक्शन के भी पीरियड हुए हैं। पहले जो फर्स्ट टाइम है या सेकंड है, एक बार जो है अर्थ पर हीम युग भी आया था, सारी पूरी अर्थ पर जो है स्नो ही स्नो हो गई थी, स्नो ईयर बोलते हैं उसे, स्नो टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो जो है ये एक्सटिंक्शन है लगभग 5 टाइम एक्सटिंक्शन हो चुका है पहले भी, एक बहुत बड़े लेवल पर जब एक्सटिंक्शन होता है। अगर हम देखें तो एक्सटिंक्शन को मैं अगर डिवाइड करूं तो हमारे पास, ठीक है ना, अगर हम देखें एक होता है हमारे पास दैट इज पॉइंट एक्सटिंक्शन, है ना, एक होता है मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन क्या होता है? पॉइंट एक्सटिंक्शन क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्पीशीज या पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक्सटिंक्शन हो रहा है। मास एक्सटिंक्शन क्या होता है? जब एक बहुत बड़े लेवल पर एक्सटिंक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। यानी जैसे कि हम कहते हैं कि डायनासोर पूरी दुनिया से खत्म हो गए, तो डायनासोर कोई एक डायनासोर तो था नहीं, यानी पूरे एक साथ इतनी स्पीशीज एक साथ खत्म होना, वो क्या कहलाता है? मास एक्सटिंक्शन। और एक होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है कि ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण एक्सटिंक्शन हो रहा है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले कुछ टाइमों में या और हंटिंग बहुत होती थी और एनिमल की बॉडी पार्ट्स या बेचे जाते हैं या उनका यूज अलग अलग जगह पर किया जाता है। तो ये जो हंटिंग है वो भी कह सकते हैं एक्सटिंक्शन उसके कारण जो है हमारे ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण हुआ। या इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी क्या है? एक ह्यूमन इंटरफेरेंस ही है, जिसके कारण जो है बहुत सारी स्पीशीज इम्पैक्ट हुई हैं। पॉल्यूशन हुआ है तो उसके कारण भी स्पीशीज इम्पैक्ट हुई हैं और डिसअपियर हो गई हैं। या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन, जिसके कारण जो है बहुत सारी जगहें जो नेचुरल हैबिटेट भी जो है ख़त्म हुए, वो भी एक्सटिंक्शंस के कारण है, ठीक है। तो ये एक्सटिंक्शंस के टाइप मैंने डिस्कस किए हैं अभी। तो जैसे पॉइंट एक्सटिंक्शन है, मास एक्सटिंक्शन है, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन है, और ये कुछ चीज़ें हैं जो एक्सटिंक्शन की मैंने आप लोगों को बताई है। बट अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर कोज, ठीक है, आप कह सकते हो कि कोज ऑफ एक्सटिंक्शन, और ये एक्सटिंक्शन के कारण क्या हैं और कौन कौन सी जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्टली जिन्होंने इनके एक्सटिंक्शन में अपना रोल प्ले किया है, उन रीजन को हम लोग देखते हैं, जो कि आगे कंटिन्यू करते हैं। हम एक्सटिंक्शन के बारे में कर रहे हैं। एक्सटिंक्शंस की अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, अगर हिस्ट्री जो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत सारे बार स्नो टाइम भी आया है, अलग अलग जो हुए हैं। तो हिस्ट्री की बात करें तो लगभग जो ये टाइम है 3 बिलियंस, इसमें 5 एपिसोड हुए हैं, 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन। फाइव एपिसोड हुए हैं मास एक्सटिंक्शन। यानी दुनिया में क्या हुआ है, 5 बार ऐसा हुआ है अभी तक जो अर्थ का रहा है कि
बहुत बड़े लेवल पर बहुत ज़्यादा स्पीशीज जो है दुनिया से एक्सटिंक्ट हुई हैं एक बहुत बड़े स्तर पर। तो उन 5 और जो अब एक्सटिंक्शन चल रहा है, यानी 5 बार तो पहले हो चुका है बट अभी भी कंटिन्यू तो है, अभी भी तो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अब हो नहीं रहा है या एक्सटिंक्शन रुक गया है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी एक्सटिंक्शन चल रहा है। अब जो है जो पहले हुआ है, अब जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, यानी 5 एपिसोड तो पहले हो चुके हैं, 5 एपिसोड के बाद जो अब ये हो रहा है उसे बोलेंगे हम लोग 6th एक्सटिंक्शन, है ना। सिक्स्थ एक्सटिंक्शन, ये जो 6th एक्सटिंक्शन छठा जो चल रहा है, ये इसकी जो स्पीड है वो 100 से 1000 टाइम फास्ट है, 100 से 1000 टाइम फास्ट है जो पहले के हो चुके हैं उनसे, तो ये काफ़ी तेज है। तो कह सकते हैं कि जो ये एक्सटिंक्शन हो रहा है, 6th एक्सटिंक्शन है, वो काफ़ी बड़े लेवल पर हो रहा है और बहुत तेजी के साथ हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि लास्ट 20 सालों में 27 स्पीशीज हम लोग खो चुके हैं, तो ये बहुत स्पीड जो है इसकी फास्ट है। तो इसे क्या नाम दिया गया, 6th एक्सटिंक्शन बोला गया। और इसके कारण जो मेन जो चीज़ हो रही है वो हो रही है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का मतलब ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है, बहुत ज़्यादा कम, अलग अलग स्पीशीज जो है डाउन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है बायोडाइवर्सिटी लॉस में, अगर मैं देखूं तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो डिक्लाइन, ओके, प्लांट प्रोडक्शन धीरे धीरे जो प्रोडक्टिविटी है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली हम जानते हैं कि प्लांट आर दी मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ द फूड, ओके। इफ दे प्रोड्यूस लेस बायोमास एंड हाउ कुड इट पॉसिबल टू कंटिन्यू एन इकोसिस्टम। तो यहाँ पर जब ये कम रहेगा तो इकोसिस्टम रन हो ही नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि जो डिक्लाइनिंग हो रहा है, प्लांट प्रोडक्शन जो है डिक्लाइन हो रहा है। और दूसरा जो इम्पैक्ट हो रहा है वो हो रहा है लोअर रेसिस्टेंस, लोअर रेसिस्टेंस। दूसरा कारण ये भी रहता है कि लोअर रेसिस्टेंस, जैसे कि अब बहुत सारे जो प्लांट वैरायटीज़ हैं या एक्सटेंशन में हम कह सकते हैं बहुत सारे प्लांट वैरायटी हैं, एनिमल वैरायटी हैं, उनमें क्या है कि जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस पावर है, चाहे वो क्लाइमेट की है या ड्राउट कंडीशन की है, हाई टेम्परेचर की है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसकी जो रेसिस्टेंस है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और फिर अगर हम देखें, फिर हमारे पास आ रहा है दैट इज ओके वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी भी जैसे कि हम देखें नेचर बदलाव हो रहा है, अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट फॉर्म हो रहे हैं, बहुत सारे म्यूटेशन हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलाव आ रही है। उस कंडीशंस में जैसे नेचर भी बदल रहा है, उस कंडीशन में किसी भी स्पीशीज का सर्वाइव करना भी डिफ़िकल्ट रहता है, जो अल्टीमेटली जो रीजन बनता है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी लॉस का। और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, और जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो जो आप कह सकते हो कि फाइनली जो कारण है वो हमारे पास एक्सटिंक्शन का है, जो लीड टू द एक्सटिंक्शन। बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होएगी, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी और अल्टीमेटली डिसअपियर हो जाएगी। तो ये भी जो हमारे लिए आप कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का डिक्रीज होना, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना। अब हम लोग देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के जो रीजन हैं, जो मेजर कारक हैं, जो मेजर आप कह सकते हैं इसके फैक्टर हैं, वो कौन कौन से हैं, जिसे हम क्वाड्रेट इवेल बोलते हैं, जो कि बायोडाइवर्सिटी के मेजर रीजन है, लॉस हैं। बाकी हम लोग बहुत सारे कारण हैं या हो रहे हैं, जैसे हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो हम कह सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक है, ह्यूमन इंटरफेरेंस है, वो तो हैं। बाकी इनको हम स्टेप वाइज देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के जो मेजर हैं, मेजर रीजन हैं वो कौन कौन से हैं।